जय हिंद। जीएस यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला लेक्चर है जिसका विषय है ब्रह्मांड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के सभी रिटन नोट्स विद परफेक्ट डायग्राम्स एंड एक्यूरेट पॉइंट्स आपको रिटन में उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक दिए जाएंगे। एक लिंक होगा डायरेक्ट नोट्स का और दूसरा लिंक होगा उस पेज का जिस पर आपको नोट्स मिलेंगे। लिंक टॉपिक का 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगा, उसके बाद वह लिंक हट जाएगा और केवल पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेष रहेगा। अतः आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या पेज के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पर ढूंढना होगा कि यूनिवर्स का टॉपिक पेज पर कौन सी लिस्ट में है। इसलिए प्रयास करिएगा कि 24 घंटे के अंदर ही आप इस टॉपिक को स्टडी करके लिंक के द्वारा अपने नोट्स को डाउनलोड कर लें। ठीक, ब्रह्मांड। तो आज हम लेते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड अनेक वैज्ञानिकों की परिकल्पना के अनुसार वास्तव में शून्य है। शून्य क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड की लंबाई एवं चौड़ाई हम लोगों को ज्ञात नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड शून्य है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? बताया गया कि 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है जिसको बोला गया महा विस्फोट। इस विस्फोट से पहले क्या था कुछ नहीं पता है। वास्तव में विस्फोट हुआ इसकी भी पक्की जानकारी नहीं है। तो क्या हुआ कि अगर 100 साइंटिस्ट हैं तो 100 में से 60 ने कह दिया कि हाँ विस्फोट हुआ था। विस्फोट से पहले बिल्कुल शून्य था। क्यों? क्योंकि अभी तो ये पता है कि ब्रह्मांड नाम का कुछ अस्तित्व है और जिसकी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन हमें वो ज्ञात नहीं है। उससे पहले क्या था वो तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि इससे पहले हुआ क्या था। तो ब्रह्मांड में विस्फोट कैसे हुआ? तो बोले घनत्व बहुत अधिक हो गया था, घनत्व बहुत हाई हो गया था और उस घनत्व के कारण एक पार्टिकल में विस्फोट होता है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब विस्फोट होता है तो पूरे ब्रह्मांड में तरंगें उत्पन्न होती हैं। तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? अभी विगत कुछ दिनों पहले ही एक विस्फोट हुआ बेरूत में। विस्फोट के स्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक उस विस्फोट को आभासित करा गया, उस विस्फोट को पहचाना गया, उसको आइडेंटिफाइड करा गया। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे आसपास से स्टार्ट करके और पूरे ब्रह्मांड में हमको 3 तत्व मिलते हैं जिसके बारे में सर्वविदित बताया गया कि ब्रह्मांड में क्या मिलता है। तो ब्रह्मांड में एक तो हमें मिलते हैं धूल के कण। ये सर्वविदित है आपके पास से और जहां तक अंतिम रूप से परिकल्पना की जा सकती है वहां तक धूल के कण हैं। और क्या बताया गया ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की अपनी लंबाई और गुणा चौड़ाई है जिसका हमको ज्ञात नहीं है। नंबर 3, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस उपस्थित है। और क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, विस्तार कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर जो हमने अभी तक स्टडी करा उसके अनुसार लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है। 1 बिलियन में 100 करोड़ वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से 1370 करोड़ वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट के माध्यम से जो वर्तमान जिसको हम नाम देते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स उसका सृजन हुआ है। ब्रह्मांड के बारे में 4 प्रमुख तथ्य है। ब्रह्मांड में धूल के कण हैं,
ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई निश्चित नहीं है, ये पक्का है कि है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस सर्वविदित है और ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत और विस्तार को लेके ये दोनों थ्योरी ही वर्ष 1920 में दी गई है। महाविस्फोट सिद्धांत को बताया गया है वर्ष 1920 में। एक वैज्ञानिक हुए जॉर्ज लेमेत्र, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ है, जिसको स्पष्ट रूप से मेजॉरिटी के साइंटिस्ट ने बात के अनुसार माना है। और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, यह भी वर्ष 1920 में बताया गया। और एक वैज्ञानिक हुए एडविन हबल, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है और उनका बताया गया सिद्धांत स्थापित हुआ है और आज तक ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जो एक यूनिट पैदा हुई जिसको हमने ब्रह्मांड कहा, तो वो क्या है? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही स्थान अर्थात प्लेस, समय अर्थात टाइम का भी सृजन हुआ। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह हुआ कि इससे पहले ना तो स्थान था और ना ही समय था। महाविस्फोट सिद्धांत से पहले ना तो स्थान था और ना ही समय था। महाविस्फोट सिद्धांत के साथ ही स्थान और समय की उत्पत्ति होती है, इसलिए इस आधार पर ब्रह्मांड को शून्य बोला जा रहा है। विस्फोट के साथ ही स्थान और समय की उत्पत्ति होती है, धूल के कण मिलते हैं, अपनी एक लंबाई और गुना चौड़ाई है उसकी, हाइड्रोजन और हीलियम मिलती है और ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। तो बताया गया कि वास्तव में जो ब्रह्मांड हमारे समक्ष है वह प्रत्यक्ष रूप से 5% और अप्रत्यक्ष रूप से 25% और जोड़ के 30% की गणना हम लोग के समक्ष आती है। तो ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है अदृश्यात्मक और दूसरा भाग है दृश्यात्मक, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल। अर्थात ब्रह्मांड का वह स्थान जिसको हम देख सकते हैं 5% और जिसका आभास कर सकते हैं 25%, वह दृश्यात्मक श्रेणी में रखा गया। और जो हम नहीं देख सकते वह अदृश्यात्मक श्रेणी में रखा गया। अब बात है कि परसेंटेज कहां से निर्धारित हो रही है कि 5% प्लस 25%। तो यह भी गणना है, कैलकुलेशन। पूरी संभावना है कि कल को यह सिद्धांत मिथ्या सिद्ध हो जाए। जो दृश्यात्मक है उसमें क्या है? तो दृश्यात्मक में हम स्वयं से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मुरादाबाद में हूं, आप सब लोग मुझे पता नहीं कहां से देख रहे होंगे, तो हम यूनिट लेते हैं पृथ्वी। ठीक, तो पृथ्वी कहां है? तो पता चला कि पृथ्वी सौर मंडल में है। ठीक, सौर मंडल कहां पर है? मंदाकिनी। मैं भी एक एक वर्ड डिस्क्राइब करूंगा, मैंने साइड से लिख रखे हैं सारे वर्ड्स। मंदाकिनी कहां पर है? मंदाकिनी स्थानीय समूह, कम से कम 3 मंदाकिनी, अधिक से अधिक 40 या 50 तक मैक्सिमम जाता है।
उनको मिला के ग्रुप बनता है जिसे बोला गया मंदाकिनी स्थानीय समूह। इसके बाद क्या है, फिर हमको मिला एक बड़ा समूह जिसको हमने बोला वर्गो उच्च समूह, सुपर क्लस्टर। मेरे पास मंदाकिनी थी, गैलेक्सी ने एक समूह बनाया, मैंने उसको बोला स्थानीय समूह। स्थानीय समूह एक बड़े पेरिफेरी समूह में स्थित है जिसको बोला गया वर्गो उच्च समूह या सुपर क्लस्टर। और वर्गो उच्च समूह एक और समूह में स्थित है जिसको बोला गया लानिकिया उच्च समूह। आपको केवल समझने की आवश्यकता है, रिटेन नोट्स हाईलाइटेड करे हुए सब अवेलेबल होंगे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो। लाइनिकिया उच्च समूह। तो दृश्यात्मक की संरचना अभी तक की यह है। हम पृथ्वी पर, पृथ्वी सौरमंडल में, सौरमंडल मंदाकिनी में, हमने इसको बोला इंग्लिश में गैलेक्सी। एक और बात, जितने भी लेक्चर है या तो वो शुद्ध हिंदी भाषा में होंगे या शुद्ध इंग्लिश भाषा में होंगे। ये मिक्सअप का खेल नहीं खेला है मैंने। मंदाकिनी स्थानीय समूह, मंदाकिनी स्थानीय समूह एक बड़े उच्च समूह में है जिसे सुपर क्लस्टर बोला गया है। स्थानीय समूह को बोला था लोकल क्लस्टर। उच्च समूह, वर्गोच्च समूह, और वर्गोच्च समूह जिस सबसे सुपर क्लस्टर में है उसका नाम है लानिकिया उच्च समूह। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, हम तो लानिकिया में हैं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा है सरस्वती सुपर क्लस्टर। जैसे लानिकिया में है इसी प्रकार से और एक क्लस्टर है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है। तो ब्रह्मांड दो भागों में है, जितना दृश्यात्मक अदृश्यात्मक। दृश्यात्मक प्रारंभ होता है लाइनिकिया उच्च समूह से। लाइनिकिया उच्च समूह में एक वर्गोच्च समूह, वर्गोच्च समूह में मंदाकिनी स्थानीय समूह, फिर मंदाकिनी सौरमंडल, और सौरमंडल में पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम। ब्रह्मांड कहां पर है हमको नहीं पता है। आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म्स ली गए हैं इसमें। महाविस्फोट टर्म्स में ले चुका हूं उसको ऑलरेडी। हबल कांस्टेंट, तो हबल कांस्टेंट में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक हुए। और एडविन हबल ने 1920 में बताया कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। यह विस्तार आज भी जारी है। विस्तार किस गति से कर रहा है तो बताया गया, जो 2015 में रिसर्च आई है, 66.9 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक। पारसेक जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, मेगा यानी कि बड़ा, पर सेकंड। तो लगभग 67 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक की गति से ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। इसको बोला गया हबल कांस्टेंट, अर्थात वह गति जिसके माध्यम से ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट मंदाकिनी। तो मंदाकिनी क्या होती है? देखिए, हमारा एक सूर्य है और सूर्य हैं, बड़े छोटे कई सारे। इन सूर्यों की संख्या लगभग 100 करोड़, 100
करोड़। तो 100 करोड़ तारों की समूह को सूर्य जो है वो वास्तव में एक तारा है, हमने तारे को सूर्य बोला है। तो 100 करोड़ तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का दूसरा नाम जो भारत में संस्कृत भाषा में किया गया आकाश गंगा, मिल्की वे। तो सूर्य और उसके साथ के 100 करोड़ तारों को मिलाकर एक समूह बनता है जो बहुत चमकीला है, दूध के समान बहता है, इसलिए उसे गंगा के हिसाब से अंतरिक्ष में आकाश गंगा कहा गया। नेक्स्ट आया कार्बन। अच्छा, ये CaRBON वाला कार्बन नहीं है, ये KARBONN वाला कार्बन है। तो कार्बन क्या है? ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो सबसे विलक्षण अर्थात सिंगुलर और सबसे लाइटेस्ट अर्थात सबसे हल्का तत्व बनता है, अस्तित्व में है, उसको बोला गया कार्बन। नेक्स्ट, बहुत सारे विवाद इस बात को लेकर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है अर्थात अर्थ है या सूर्य है। इसी बात को लेकर एक महान वैज्ञानिक हुए ग्रीस के एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने एक सिद्धांत दिया, भूकेंद्रीय सिद्धांत। भू अर्थात पृथ्वी, भू अर्थात पृथ्वी। और उन्होंने बताया कि मान लीजिए आज की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सौर मंडल है, तो सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एरिस्टोटल ने बताया कि जो पृथ्वी है ये पूरे सौर मंडल का केंद्र है, अर्थात भूकेंद्रीय सिद्धांत अगले 1500 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। और उसके बाद फाइनली एक वैज्ञानिक आए, कॉपरनिकस। और उन्होंने 1530 ईस्वी में सिद्धांत दिया, क्या? सूर्य केंद्रित सिद्धांत, और बताया कि वास्तव में पृथ्वी न होकर सूर्य हमारे केंद्र में है। तो आज हमने टॉपिक लिए महाविस्फोट सिद्धांत, हबल कांस्टेंट अर्थात जिस व्यक्ति से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, खगोलीय इकाई, सॉरी ये टॉपिक रह गया आपका खगोलीय इकाई, तो मैं इसको बता देता हूं। ये मेरा सूर्य है, ये हो गया बुध, शुक्र, और ये हो गई पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लमसम 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम इसको पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो 14.90 समथिंग करोड़ किलोमीटर आ जाएगी, 15 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी को ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए आदर्श इकाई के रूप में लिया गया और उसी को बोला गया खगोलीय इकाई, इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। तो वह दूरी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है उसको आदर्श दूरी के रूप में स्थापित करके नाम दिया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक तुरंत रिकैप करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। हबल कांस्टेंट वैज्ञानिक एडविन हबल, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की लगातार विस्तार हो रहा है और उसकी गति जो है वो लगभग 67 किलोमीटर प्रति सेकंड पर मेगा पार्सेक है। खगोलीय इकाई अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे ब्रह्मांड की दूरी नापने के संदर्भ में एक आदर्श दूरी के रूप में, इकाई के रूप में स्थापित करा गया है।
मंदाकिनी तारों का एक समूह और एक मंदाकिनी में लगभग 100 करोड़ तारे मिलते हैं। कार्बन ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व। भूकेंद्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत ईसा पूर्व में दिया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है, ना कि सूर्य, जिसको 1530 में कोपरनिकस परिकल्पना के द्वारा संशोधित करके बताया गया कि वास्तव में पृथ्वी केंद्र में ना होकर सूर्य केंद्र में है। वीडियो में नोट्स का लिंक आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है। नोट्स कंप्लीटली हिंदी में है। यदि आपको इंग्लिश में भी लिंक चाहिए तो इसी चैनल पे सेम टॉपिक इंग्लिश में भी अपलोड हुआ है और उसके साथ ही उसके टॉपिक के नोट्स लिंक भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। द टॉपिक एंड द नोट्स कंप्लीटली विल बी इन द इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज। आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लिंक 24 घंटे के लिए ही उपलब्ध रहेगा, उसके बाद वह लिंक हट जाएगा और केवल मेरे ब्लॉगर पेज का लिंक उपलब्ध रहेगा, जिस पे जाके आपको फिर ये टॉपिक खोजना होगा। थैंक्स, धन्यवाद, वंदे मातरम।